वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जी के और आपको सभी क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें आज हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 10 का चल रहा है। और देखिए, ये आज मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से आपको एक सवाल आपके एग्जाम में इसी बेस पर जरूर मिलेगा। तो 4-5 क्वेश्चनों को कर लीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपका वो जो क्वेश्चन है कम से कम 5 से 10 नंबर में आपका पूछा जाएगा एक ही क्वेश्चन। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इसी को करने के बाद 10 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं एग्जाम में। और 75 में से 10 मार्क्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है। और आपको जो हमारे करे हुए क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे गणित साथ जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, व्हाट्सएप चैनल पर चले जाइए, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने क्वाड्रिक इक्वेशन क्लास 10 की चल रही थी। इससे प्रीवियस में मैंने आपको काफी कुछ समझाया था क्वाड्रिक इक्वेशन को रियल लाइफ एग्जांपल दे करके। तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को देख लें, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मेंशन है, लेकिन समझाने का काम आपको प्रीवियस में कर दिया, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, तो इसलिए उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें सेकंड वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एक्सरसाइज 4.1 वही आपकी एक्सरसाइज है। और ये सब चीजें जो आपको मैटर थी, देख लीजिए, इन सब चीजों को मैंने आपको समझाया था। तो ये सब चीजें आपको कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आप वीडियो नंबर फर्स्ट से देख लें, जिससे कि आप इन सब चीजों को इजीली समझ सकते हैं। और नेक्स्ट में आपको एक चीज और बता देते हूँ कि आप जब फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स देख ले, तो नोट्स देकर ही सबसे पहले जो आपकी चीजें उनको कंप्लीट करें, तब जाकर ही आप इन क्वेश्चनों को पूरा करने की कोशिश करें। मतलब एक बार मेरे नोट्स जरूर पढ़ लें डाउनलोड करके, तभी जाके आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो 4.1 सेकंड क्वेश्चन के जो आपके कैटेगरी है, 4 या 5 क्वेश्चन है आपको, आज हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में देगा निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या आपके जो ये सारे क्वेश्चन हैं उनको क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। ये सारे जो क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे क्वाड्रिक इक्वेशन की तरह ही आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस आयताकार को बना लेते हैं। तो ये रहे आपके सामने। नेक्स्ट में आयताकार आपके सामने एक आकृति आ चुकी है। तो इस आकृति में आपसे क्या कह रहा है, अब देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये वाला आयताकार, थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देते हैं, ये जो आपका एरिया है ये वाला, कंप्लीट की बात कर रहा है आपसे, इस पूरे कंप्लीट की, इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कलर कर लेते हैं। ये आपका 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट में क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे दो गुनी है। तो मतलब ये जो आपकी जो लंबाई वाला पोर्शन है, तो लंबाई वाला पोर्शन हो जाएगा आपका ये वाला, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है इसका 2 गुना है ये वाला। ठीक है, इसका 2 गुना ये हिस्सा आपको दे रखा है। तो आपको भूखंड की लंबाई और चौड़ाई आपको ये बता दिए, लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, ये आपको बता देना है इसमें देख करके। ठीक है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द 528 और द लेंथ ऑफ द पॉइंट इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट की। तो आपको ये चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना आयताकार क्षेत्रफल, या आयताकार भूखंड लिख लीजिए, क्षेत्रफल की जगह आयताकार भूखंड, सॉरी, अब लिख लीजिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई, मतलब कि ब्रेथ लिख लीजिए। रेक्टेंगुलर शेप जो आपको दे रखी है, मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट और रेक्टेंगुलर प्लॉट ब्रेथ इक्वल्स टू आपके पास कितनी है, आपने मान ली x मीटर के बराबर। ठीक, इसको m बना लीजिए, तो मीटर सब एक तरीके से लिख देते हैं।
तो ये जो आपकी दूरी होगी कितने के बराबर होगी, x मीटर के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में निकालनी है इसकी लंबाई। तो यहाँ लिखिए आयताकार भूखंड की लंबाई, जिसको आप लेंथ कहते हैं, वो आपकी बराबर है कितनी। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 2 गुने से 1 अधिक के बराबर है, किसके, चौड़ाई के। मतलब ये है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रिथ के। तो हमने क्या करा, हमारी ब्रिथ है x के बराबर, तो 2 गुने के 1 के बराबर है, मतलब इसमें 2 की गुणा करी और ये 1 के बराबर हमने लिख दिया। और अगर हम चाहें तो इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस में 1 के बराबर। ठीक, अब आपको ये पता है वी नो डेट द एरिया बराबर हो जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रिथ के बराबर। तो एरिया की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहां पर एक चीज और लिख लीजिए, जो क्षेत्रफल आपको दे रखा है, क्षेत्रफल एरिया बराबर है 528 मीटर स्क्वायर, और ये भी आपकी मीटर के बराबर। ठीक, तो एरिया की जो वैल्यू वो आपकी 528 बराबर में लेंथ की वैल्यू है आपके पास 2x प्लस में 1 के बराबर, और ब्रिथ की वैल्यू है आपके पास x के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए 528, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो 2x आ जाएगा, और वो भी स्क्वायर में, यहाँ पर मल्टीप्लाई करी तो ये आपकी x के बराबर। अब सभी को एक साइड में लिख लीजिए, तो इसको कर लेते 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 528 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। अब देखिए यहाँ से जो है आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो कोफिशिएंट होता है इसकी मल्टीपल लास्ट में कर देते हैं, तो यहाँ पर आपकी जीरो वैल्यू आ जाएगी 1056 के बराबर। मतलब 528 की 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से, 528 मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ से 56 और यहाँ से 10 के बराबर। ठीक है, अब आपको इसके गुणनखंड करने, तभी जाके आपको पता पड़ेगी इसके जो फैक्टर से कितने होंगे। तो यहाँ से 2 से 5 बार, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, नेक्स्ट में 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 के बराबर। नेक्स्ट में 2 छिक्के 12 और 2 छिक्के 12, और 2 से आपके 33 टाइम्स, और यहाँ पर 3 से 1 टाइम, और 11 से 1 टाइम। अब आप फैक्टर कीजिए, जो घटकर आपके गुणनखंड जो माइनस है यहाँ पर, तो हमको घटा कर गुणनखंड करने, तो आपके कितने आने चाहिए, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो 1 आपका गुणनखंड आना चाहिए। तो हमें इनकी मल्टीप्लाई कर करके देखना कि जिससे आपका जो फैक्टर है 1 के बराबर आ जाए घटकर। तो यहाँ पर एक काम कीजिए, 11 दूनी 33 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये देखिए एक ही बार में आ गए। 32 माइनस के 33 माइनस के 32, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस में 33 माइनस के 32 x और माइनस के 528 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। नेक्स्ट में 282 प्लस में x की मल्टीप्लाई यहाँ से दोनों में करेंगे, तो 33x के बराबर माइनस के 32x के बराबर और माइनस के 528 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन लीजिए x, तो x प्लस में 33 बचेगा, यहाँ से माइनस के 32 कॉमन लीजिए, तो ये जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका x प्लस में 33 ही यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं 2 बचाना है, तो आप यहाँ से 16 कॉमन लीजिए, तो सेम टू सेम आनी चाहिए हमारी संख्या। तो यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 2 जा 2 32, और 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 33 टाइम्स वही प्लस के बराबर में 0, और आपके जो फैक्टर होगा यहाँ पर x प्लस में 33 और x माइनस के 16 बराबर में 0। तो फर्स्ट आपके क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस में 33 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 33, तो इट इज नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि कभी भी ये आपकी जो दूरी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह कभी माइनस में नहीं होती है, हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो सेकंड कंडीशन लेंगे हम इसकी, तो x माइनस के 16 बराबर में 0 और x बराबर आपकी वैल्यू यही 16 के बराबर। तो आपको अब लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है, वो निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो आपके पास आई थी x बराबर 16 के बराबर। तो आपने माना था जो लेंथ थी वो आपकी x के बराबर थी, सॉरी ब्रिथ छोटी थी ना, तो यहाँ पर मानिए ब्रिथ आपकी हो गई x के बराबर, तो ब्रिथ की वैल्यू हो गई आपकी 16 मीटर के बराबर। अब आपको निकालनी है लेंथ, तो लेंथ थी आपकी 2x प्लस के 1 के बराबर, तो इसका मतलब लेंथ बराबर 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 16 के बराबर प्लस में 1 के बराबर, और l बराबर दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 32 प्लस में 1, और l बराबर आपकी वैल्यू है 33 मीटर के बराबर। अब आपकी लेंथ और जो विड्थ थी पार की दोनों आ चुकी हैं, और यहाँ लिख दीजिए चाहो तो ये वाली जो थी आपकी कितनी है 33 है, और ये आपकी कितनी है 16 के बराबर है। ठीक है, और यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसका, अब आपको दे रखा है कंजुगेटिव नंबर्स। देखिए कंजुगेटिव नंबर्स होते क्या है, सबसे पहले जो आपके सीक्वेंस में हमारी काउंटिंग होती है, एक के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसका मतलब इसमें डिफरेंस एक का, इसमें भी डिफरेंस एक का, इसमें डिफरेंस एक का। तो जब भी आपके ये सीक्वेंस चलता रहता है तो इसको बोलते हैं कंजुगेटिव नंबर। तो उसी तरीके से ये आपसे बात कर रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक प्लस की संख्या है हमारे पास, दोनों का गुणनफल अगर हम उन दोनों की गुणा कर देते तो 306 आ जाता है। तो हमें पूर्णांक बताइए, तो हमें वो नंबर बता दीजिए भाई साहब, वो कौन से नंबर है कि उन दोनों गुणा करने पर 306 आ जाए। तो दी प्रोडक्ट ऑफ द टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, आपके पास जैसा कि ये एक बच्चा आपके सामने बोर्ड पर काउंटिंग लिख रहा है, तो 1 2 3 4, फिर 3 4 5 6, इसने तो गलत गलत रिपीट कर दिया, लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, आप सिंपल लिखना 1 2 3 4 5 और 6 के बराबर। आपको पता है इसमें एक का डिफरेंस, आपको पता है इसमें एक का डिफरेंस, और आपको पता है इसमें भी एक का डिफरेंस। सेम इसी तरीके से काउंटिंग जितनी भी होती चली आएंगी सभी में आपका डिफरेंस एक के बराबर ही होता चला जाएगा। तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले माना पहली संख्या, जो आपकी पहली संख्या मान ली मैंने, फर्स्ट नंबर बराबर माना मैंने x के बराबर। तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी, सेकंड नंबर वो आपका किसके बराबर हो जाए, x प्लस 1 के बराबर। अब ये मैंने 1 क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये पता है कि एक जब आएगा तो दूसरी संख्या में एक जोड़ने पर तब हमारे पास 2 आएगा, इसमें जब मैं फिर से एक जोड़ दूंगा तब हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये तो मुझे पता नहीं है कौन सी संख्या, तो मैंने एक x मान लिया, दूसरे मैंने x प्लस के 1 मान लिया। नेक्स्ट में कंडीशन क्या कहता है, क्वेश्चन में कंडीशन आपकी कहती है कि अगर मैं इन दोनों की जो मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, मतलब गुणनफल करने पर आपकी वैल्यू है 306 के बराबर। तो जैसे ये कह रहा है ऐसे रख दिया, इन दोनों की गुणा करके हमने रख लिया 306 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बराबर में 306 के बराबर आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है, और उसी तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो x की पावर 2 प्लस में x, और इसको ले आइए इधर को बराबर में 0। अब 306 के माइनस में ऐसे खंड कीजिए घटकर आपकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाए। तो हम उसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे 306 के। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा और 2 3 जा, ठीक है। अब इसको आप जब काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3, और 3 2 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7 के बराबर। तो 3 3 9, 9 दूनी 18। देखिए इसके भी एक ही बार में होगा 18 माइनस के 17 आपके फैक्टर। तो जब ये आपके फैक्टर हो चुके हैं तो यहाँ लिखिए x की पावर 2 प्लस में 18 माइनस के 17 माइनस में 306 बराबर आपका वैल्यू 0 के बराबर। अब यहाँ पर x था, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करते, तो x की पावर 2 प्लस में 18x माइनस के 17x और प्लस माइनस के, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर मिक्स हो गई है ना, इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं। तो यहाँ पर था माइनस के 306, तो ये था आपका x के बराबर, फिर मिक्स हो गया, माइनस के प्योर वैल्यू
ये आपकी हो जाएगी x माइनस के 306 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3 के बराबर, ये x की इसमें करी तो माइनस के 17x, और इसकी मल्टीप्लाई जब हम x के साथ करेंगे तो इसके बाद जो लास्ट वाला पद बचेगा हमारे पास माइनस के 306 के बराबर हो जाएगा। कॉमन लीजिए, x कॉमन तो x प्लस के 18 माइनस के 7 को 3 कॉमन लिया तो x प्लस के 18 ही आएगा। इसका चाहो तो डिवाइड करके देख लेना, आपके पास यही आएगा। ये आपकी वैल्यू x प्लस के 18 और यहां से कॉमन ले लिया x माइनस के 17 बराबर में 0 के बराबर। अब आपको बताना है नंबर्स क्या होंगे। तो नंबर्स के लिए फर्स्ट आपकी कंडीशन है x प्लस में 18 बराबर 0, x बराबर माइनस के 18, और ये माइनस के आ गया, आपसे पहले ही दे दिया क्वेश्चन में कि ये आपके जो नंबर है सारे पॉजिटिव हैं, तो इससे आप आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, यह लिख दिया डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड कंडीशन आपको देखिए x प्लस में x माइनस के 17, यहाँ पर x माइनस के 17 बराबर 0, तो x बराबर आपके लिए हो जाएगी 17 के बराबर। तो आपको ये पता पड़ गया जो फर्स्ट नंबर था x की वैल्यू कितने के बराबर, 17 के बराबर। दूसरा क्या हो जाएगा 17 प्लस के 1 और बराबर आपके वैल्यू हो जाएगी 18 के बराबर। तो आपके दोनों नंबर जो पहली डिजिट हो जाएगी, पहली संख्या 17 और जो आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी 18 के बराबर। ठीक है, इन दोनों के आपस में चार तो मल्टीप्लाई कर लो, आपका 3060 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गए आपके पास एज रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि अब आपको कैसे सॉल्व करने हैं, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरी तरफ से। ठीक, तो आपसे कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा, तो उस हमें रोहन की आयु निकालनी है। तो सबसे पहले हम रोहन और रोहन की मम्मी को बना देते हैं। तो ये तो आपका हो गया रोहन, ठीक, और ये हो गई रोहन की मम्मी। ठीक, रोहन की, अब ये कह रहा है कि अगर इसकी ये जो कितनी बड़ी है प्लस के 26 ईयर बड़ी है ये रोहन से, तो अब हमें रोहन की एज तो पता नहीं है। ठीक, तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 ईयर्स ऑफ एज 360, तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। आपको रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है, हम आपको रोहन के और रोहन की मम्मी के दोनों की प्रेजेंट एज बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने माना, एज्यूम कीजिए, लेट रोहन्स एज इक्वल्स टू x ईयर। मैंने मान लिया कि रोहन की जो एज है वो कोई भी x वो है, और रोहन्स मदर्स एज वो बराबर हो जाएगी x प्लस के 26 के बराबर। 26 बोल 26 लिख 20 दिया, क्यों, क्योंकि रोहन की उम्र अगर x है तो रोहन की मम्मी उससे 26 मतलब 26 साल बड़ी है। रोहन अगर 1 साल का है तो रोहन की मम्मी कितने साल की है, 27 साल की, 26 इससे एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, सिंपल। अब ये, लेकिन ये बात क्या कर रहा है कि उनकी उम्र, उनकी आयु अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब है कि द प्रोडक्ट एज इन द फ्रॉम वुड लाइक द फ्रॉम 3 ईयर्स, मतलब 3 साल बाद की बात कर रहा है। तो 3 आफ्टर 3 ईयर्स हम क्या करेंगे, क्या चेंज होंगे इनकी एज में, आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद जो रोहन की एज हो जाएगी, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एज ऑफ रोहन या रोहन से एज ऑफ रोहन या रोहन से एज, किस तरीके से आप लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। रोहन एज बराबर हो जाएगी x प्लस के 3 के बराबर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 साल बाद रोहन की एज 3 साल और बढ़ जाएगी, और जब रोहन की एज 3 साल और बढ़ जाएगी तो रोहन की मम्मी की एज भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं रोहन
मदर्स एज बराबर, यहाँ पे द एज ऑफ रोहन्स मदर ऐसा लिखो, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। दी एज ऑफ रोहन्स मदर, ठीक है। तो रोहन की मम्मी की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस में 26 तो पहले थी, 3 साल और बढ़ गई, तो उनकी एज हो जाएगी एक्स प्लस में 29 के बराबर। और ऊपर वाले जो ना इनको भी थोड़ा सही से लिख लीजिए, तो ये भी आपका इसी तरीके से सही लगेगा। द एज ऑफ रोहन, यहाँ पर लिखिए द एज ऑफ रोहन और द एज ऑफ रोहन्स मदर, ठीक। और एक इसको करेक्शन कर लीजिए, द एज ऑफ रोहन, क्योंकि ऐसा ना थोड़ा अच्छा लगेगा। द एज ऑफ रोहन, ठीक। अब जो इनकी एज का कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन लगा लीजिए। आपको कंडीशन कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों की एज की इस टाइम मल्टीप्लाई करता हूं, 3 साल बाद अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं कि एक्स प्लस में 3 की और एक्स प्लस के 29 की, ये रोहन की एज थी, ये रोहन की मम्मी की एज थी, ठीक। तो वो कितने के बराबर थी, 29 मल्टीप्लाई होकर हो जाता 360 के बराबर। और जो कि मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, ये मैं सोचना 360 कहां से आ गया, ये आपकी जो वैल्यू थी मल्टीप्लाई जो बराबर थी वो 360 के बराबर थी। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो x की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के 29x प्लस के 3x, और 29 की जब 3 में मल्टीप्लाई करी तो 87 हो जाएंगे, और बराबर में आपको 360 के बराबर। तो यहाँ पर आपके लोग एक्स स्क्वायर ये दोनों ऐड किए प्लस के 32 माइनस के 87, सॉरी प्लस के 87 और माइनस के 360 बराबर आपके लोग 0 के बराबर। तो x की पावर 2 प्लस में 32x, और इसमें से आप इसको माइनस कीजिए तो यहाँ पर बचेंगे आपके माइनस के 273 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। अब आपको इसको फैक्टर करके सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर x की पावर 2 प्लस में 32x माइनस के 273 बराबर आपके लो 0 के बराबर। अब आपको इसके फैक्टर करने घटकर आने चाहिए 32 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड कर लेते हैं हम। 273 को अलग से सेपरेट कीजिए, तो यहाँ पर आपके हो जाएगी 3 से, 3 × 27, 3 एकम 3, और ये आपकी वैल्यू अब 3 से तो जाएगी नहीं, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाते हैं, फिर 3 बचेंगे तो 31 हो जाएंगे। तो देखिए 13 7 91 हो जाते हैं सीधे सीधे, तो 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 से 21 और 13 एकम 13। तो आपको लाना है 32, तो 32 आएंगे आपके 33 या 39, 13 3 और माइनस के 7 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके गुणनखंड करते हैं, x की पावर 2 प्लस के 39 माइनस के 7। अगर आप इनके गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं, गुणनखंड इनके जरूर होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन के आंसर आएंगे ही नहीं। अब यहाँ पर x की पावर 2 प्लस के 39x, x की मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस के 7x माइनस के 273 बराबर में 0। दोनों में से कॉमन लीजिए, x कॉमन, तो x प्लस के 39 आपके यहाँ से बचेंगे, यहाँ से माइनस के 7 कॉमन लीजिए तो x प्लस के 39 आपके यहाँ से बचेंगे, 7 या 21 और 6 बच के 7 में 63, ठीक है, बिल्कुल सेम बच रहा है। यहाँ से आपको कॉमन लीजिए तो x प्लस के 39 और x माइनस के 7 के बराबर, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी x प्लस के 39 बराबर में 0 और x बराबर माइनस के 39। एज कभी नेगेटिव हो सकती है कि आपको पता आपकी एज माइनस से 10 साल है, नहीं हो सकती, तो यहाँ लीजिए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। सेकेंड कंडीशन आपको दे रखी है x माइनस के 7 बराबर 0, x को इधर ले जाइए, x बराबर आपकी वैल्यू आ गई 7 के बराबर। और हमने जो माना था द एज ऑफ रोहन, द एज
ऑफ रोहन बराबर एक्स थी, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो आपको पता है रोहन की एज कितनी होगी, 7 ईयर्स के बराबर हो जाएगी। तो अब अगर आपको मम्मी की एज निकालनी है, वैसे तो पूछा नहीं है, निकाल दीजिए। द एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल्स टू 7 प्लस के 26 और बराबर आप उनकी मम्मी की एज हो जाएगी 33 के बराबर। ठीक है, तो ये जो हमारे सामने पार्क पर घूम रहे थे रोहन और रोहन की मम्मी, उनकी एज, रोहन की एज थी हमारे पास 7 साल की उम्र और ये थी आपकी 33 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रेलगाड़ी के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो रेलगाड़ी के लिए रेलगाड़ी होनी चाहिए सबसे पहले तो लीजिए ये आ गई आपकी रेलगाड़ी। ठीक, अब आपको क्या दे रखा है नेक्स्ट में, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर प्रति दूरी के समान से चल रही है, समान चाल से दूरी तय करती है। आपको 480 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है और उसकी चाल एक समान दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक चाल होगी। और यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दिया, अगर मान लो वो 10 दौड़ रही थी तो अब उसको दौड़ाना 2 किलोमीटर 8 कम करके। ठीक, तो वह दूरी 3 घंटे में तय कर लिया। अगर 2 किलोमीटर में जाती तो भाई साहब 3 घंटे में अपने जो डेस्टिनेशन है मतलब 480 किलोमीटर चल जाती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ए ट्रेन ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 480 एट द यूनिफॉर्म स्पीड, तो इट द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू द कवर ऑफ सेम डिस्टेंस। तो बी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें ये नहीं पता रेलगाड़ी सबसे पहली कंडीशन में किस स्पीड से चल रही, तो हमको वही निकालनी है। तो हमको क्या करना है, माना रेलगाड़ी की चाल तो द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, बराबर आपकी कितने के बराबर दे रखी है, x किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में थी, ये मैंने मान लिया था। अब आपको जो डिस्टेंस दे रखा है, तय की गई दूरी, जो आपको दूरी दे गई है, दूरी डिस्टेंस वो दे रखा है आपको 480 किलोमीटर के बराबर। अब ये 3 घंटे वाली कंडीशन है, उसको बात करेंगे बाद में। ठीक, तो देखिए आपके पास एक दूर फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपका जो एवरेज स्पीड हो जाती है वो हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर। ठीक है, तो हमको क्या क्या पता है, अब हम इसमें ये लगा लेते हैं, हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। अब हमको पता है चाल हमारे पास एक्स है, दूरी इतनी है, तो सबसे पहले टाइम कितना लेगी, तो टेक इन टाइम निकाल लेते हैं। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय तो वो आपकी जो दूरी हो जाएगी, चाल कितनी है आपकी, एक्स मान रखी है मैंने, तो चाल को उसके बराबर, और दूरी कितनी है आपके पास 480 के बराबर, और समय कितना है आपके पास पता ही नहीं है, तो हमने समय मान लिया। ठीक है, और आप चाहो तो समय चाहो तो T1 भी मान सकते हो। तो एक काम करो, समय माना T1। फर्स्ट कंडीशन में या मान लीजिए कि माना समय, चलो रहने दो, है नहीं, समय ही मान लेते हैं पहली कंडीशन में, केवल T1 की जरूरत नहीं, फिर आपको और ज्यादा वो हो जाएगा। तो पहली बार में समय हो गया इतने के बराबर, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए बटे में क्रॉस, तो यहाँ आपकी मल्टीप्लाई हुई समय के साथ, मतलब टाइम के साथ। समय थोड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, टी मान लीजिए, तो थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। ये मान लिया टी, और 1 चाहो तो 1 भी मान सकते हो। तो T1 मल्टीप्लाई में x बराबर आपकी दूरी 480 के बराबर, और T1 बराबर आपकी दूरी है 480 बटे में x के बराबर। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर। ठीक, मतलब पहली बार जब दूरी जब तय करेगी तो वो इतना T1 समय लेगी। दूसरी कंडीशन में बात करते हैं। अब यहां दे रखा आपको कंडीशन 2।
ये थी आपकी कंडीशन 1। ठीक, तो कंडीशन 2 में क्या कह रहा है, या वो ये कह रहा है कि आप जो रेलगाड़ी की चाल है ना 8 किलोमीटर कम कर दीजिए। तो अब मतलब नाउ द स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल, पहले आपके पास x थी, अब आपने 8 और कम कर दी, तो चाल हो जाएगी इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब ट्रेन हमारी चलेगी। डिस्टेंस कितना, देखो दूरी तो अब भी उतनी ही तय करनी है, तो आपकी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी कितने के बराबर, 480 के बराबर। और हमने माना जो समय लेगी, यहां पर समय मान लीजिए इस बार जो समय लेगी ये आपका यहां पर आपको माना जो समय है आपका वो लेगी T2 बराबर, आपकी जो वैल्यू है कितने बराबर हो जाएगी, 480 बटे में x माइनस के 8। ये इसी तरीके किया है मैंने, पहले आप इसको करेंगे 480 बटे में T2 और बराबर में यहाँ पर लिखेंगे x माइनस के 8 और इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर करने पर ये आपकी वैल्यू इसी तरीके से बदल जाएगी। ठीक है, और इसको बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सबसे पहली बात, ये वाली जल्दी पहुंच जाएगी, ये वाली देर में पहुंचे, क्यों। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम क्वेश्चन से, क्या कंडीशन हो रही थी आपकी, फ्रॉम क्वेश्चन। देखिए ये ध्यान रखना, जो बाद में चलेगी मतलब जो आपकी स्पीड कम पे जाएगी वो वाली ट्रेन ज्यादा समय लेगी। तो हमारे जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर T2 और T1 का जो डिस्टेंस है वो आपको बराबर 3 घंटे के बराबर, ठीक है, 3 आवर्स के बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं, केवल 3 रहने दीजिए इसको। तो अब आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू थी आपके पास 480, यहाँ चाहो तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो T2 की वैल्यू थी 480 x माइनस के 8 माइनस में 480 बटे में x बराबर आपके वैल्यू 3 के बराबर। यहां से एलसीएम लीजिए, x और x माइनस के 8 के बराबर, तो यहाँ पर 48 और x माइनस के 48 और x माइनस के 8 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 3 के बराबर। नेक्स्ट में 480x इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 480x इसकी मल्टीप्लाई की माइनस माइनस प्लस, और 8 से 0 बार और 8 8 64 की 4 8 से लगे 6 832 और आपके 6 हो गए 38 के बराबर। और बटे में जो आपकी वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई कर रही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में 3 के बराबर। ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल, आपकी वैल्यू बची 3840 अपॉन में x की पावर 2 माइनस के 8x बराबर में 3 अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करी, x की पावर 2 माइनस के 8x और बराबर में 3840 के बराबर। मल्टीप्लाई से अच्छे से काट दीजिए, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 बराबर में 0 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर आपकी वैल्यू 1280 के बराबर। सबको एक साइड लिखिए, 1200x माइनस के 8x और माइनस के 1280 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसको आपको सॉल्व करना है द्विघात समीकरण से। तो गुणनखंड कीजिए, सबसे पहले 1280 के हम फैक्टर करते हैं, तो यह आपके लिए 2 छिक्के 12 2 चौक 8 0 की 0 2 तिया 6 2 दूनी 4 0 की 0 के बराबर, और 2 एकम 2 2 छिक्के 12 0 की 0 के बराबर। और नेक्स्ट में 2 अट्ठे 16 और 2 से 40 बार, यहाँ पर 2 से 20 बार और यहाँ पर 2 से 10 बार और 2 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो आपको लाना है घटाकर कितना, 8 बचना चाहिए, ऐसे गुणनखंड आपको करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करते हैं अब इसके। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 40 में से 32 गए आपके, तो वो बराबर हो जाएंगे 8 के। ठीक है बिल्कुल। तो x की पावर 2 माइनस के 40
माइनस के 32 और x माइनस के 1280 बराबर आपका वैल्यू 0 के बराबर। x की पावर 2 माइनस के 40 x की मल्टीप्लाई उधर से, यहाँ से माइनस की, यहाँ से x की, तो 32 x के बराबर माइनस में 1280 बराबर आपका वैल्यू 0 के बराबर। x कॉमन लीजिए तो x माइनस के 40 बचेगा, प्लस में 32 लीजिए तो यहाँ से भी x माइनस के 40 ही आपकी वैल्यू बचेगी, बराबर में 0 के बराबर। तो x माइनस के 40 और दूसरी वैल्यू आपकी x प्लस के 32 बराबर में 0। तो फर्स्ट में आप x माइनस के 40 बराबर में 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 40 के बराबर। सेकंड में आपकी x प्लस में 32 बराबर 0 और x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 32, और यहाँ लिख दीजिए डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। एक मिनट, तो यहाँ लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपकी जो रेल की जो रफ्तार हो गई कितनी हो गई, 40 आ रहा था हमारे, और ये हमने मान रखी थी, तो यहाँ लिख दीजिए ट्रेन स्पीड बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर लिख दिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन आपकी चल रही है। ठीक, तो अब ये आपका आंसर हो गया और ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, उस पर कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी इससे अगली एक्सरसाइज, उसको हम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले में, और पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें।